चलिए, हमारा अगला टॉपिक है आज का गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मुक्त पतन फ्री वॉल क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो ये गुरुत्व के अधीन गति होता क्या चीज है, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे समझना, देखो हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो देखो अभी ये चीज है मेरे हाथ में, है ना भाई, ये भी मेरे कंट्रोल में है, दिख रहे हैं ना। अब जैसे ही मैं इसे क्या करूंगा, ऐसे ऊपर उछालूंगा, तब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया ना। तो ये नीचे कैसे आया, नीचे कैसे आया, क्योंकि नीचे कौन है, नीचे पृथ्वी है, और उसके पास कौन सी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो जैसे ही ये मेरे कंट्रोल से छूटा, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो ये किसके कंट्रोल में चला गया, पृथ्वी के। तो क्या होगा, गुरुत्व के अधीन गति, अधीन मतलब किसी के समीप, यानी कि उसके इशारे पर चलना या उसके सहारे चलना। तो गुरुत्वी और पृथ्वी के पास क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जैसे ही मैंने क्या किया इस चीज को या किसी वस्तु को, तो जब मेरे कंट्रोल में था तो मेरे इशारे से चल रहा था, तो जैसे मैंने इसको छोड़ा तो वो क्या करेगा, पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये अब किसके सहारे गति करने लगा, किसके अधीन गति कर रहा है, ये पृथ्वी। समझ में आ रहा है ना भाई, ये पृथ्वी के अधीन गति कर रहा है, तो उस गति को बोलते हैं मुक्त पतन। समझ में आया ना। ये अब हमारे सहारे से नहीं चल रहा है, किसी हमारे सहारे से नहीं चल रहा है, अभी किसके सहारे से चलेगा, पृथ्वी के। तो उसको बोलते हैं मुक्त पतन, जो गति करता है उसे कहते हैं मुक्त पतन। तो इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, यदि कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति करता है, उसे कहते हैं मुक्त पतन कहा जाता है। अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यदि कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण या बल के अधीन, समझ में आ रहा है ना, उसके कंट्रोल में हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, या ऐसे लिख सकते हो कारण, ठीक है ना, गति करता है, उसे मुक्त पतन कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। क्या ये चीज समझ में आया, मुक्त पतन किसे कहते हैं। देखो कोई वस्तु है अभी हमारे कंट्रोल में है, तो ये पृथ्वी के अधीन में नहीं है भाई। तो यदि कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, अब ये इसमें छोड़ दूंगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का इसे खींचेगा ना अपनी तरफ, तो ये गति कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहते हैं, फ्री वॉल कहते हैं। समझ में आया, फ्री वॉल किसे कहते हैं, मुक्त पतन। हाँ, अब इधर ध्यान से देखना, और इसमें क्या क्या चीज है भाई, इसमें जो अभी गति के समीकरण है उनका क्या यूज होने वाला है, लिखने के लिए आपको समय दिया जाएगा, पहले इधर समझना। अब देखो जैसे ये गेंद था, ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, चलो ऐसे बना देता हूं, और यहाँ पर एक गेंद रखा हुआ है। जैसे ही मैं इस गेंद को ऊपर फेंकूंगा, ठीक है ना, तो ऊपर फेंक रहा हूं, तो अभी मेरे हाथ में था तो मेरे कंट्रोल में था, अब जैसे मैं इसको ऊपर फेंका मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है, अब वो किसके कंट्रोल में आ गया, पृथ्वी। अब वो क्या करेगा, अब जैसे मैं इसको ऊपर फेंका तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको क्या करेगा, नीचे कोशिश करेगा। तो इसके वेग में परिवर्तन होगा क्या, इस गेंद के वेग में परिवर्तन होगा क्या, जैसे ही मैं इस गेंद को ऊपर फेंका, अब वो उस गेंद को पृथ्वी क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, नीचे तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या इस गेंद के वेग में परिवर्तन होगा ना। तो गेंद के वेग में परिवर्तन होने की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। यानी कि यहाँ पर एक चीज और लागू होने वाला है, क्या चीज, त्वरण। तो आपको ये बताना है कि जब आप इस वस्तु को ऊपर से, सॉरी यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो क्या वस्तु के जो त्वरण है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, पहले ये बताओ। देखो आप इस वस्तु को यहाँ पकड़े हो, अब ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो वेग क्या हो रहा है, जा रहा है, एक सीमा तक जाने के बाद उसको क्या करेगा, नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, ठीक है ना भाई। तो जैसे हमने ऊपर फेंका तो पृथ्वी क्या करेगा, उसको नीचे लाने का प्रयास करेगा ना। तो वहां पर क्या इसका त्वरण धनात्मक, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो त्वरण है ये कब की कंडीशन है, जब आप इसके ऊपर की ओर फेंक रहे हो और वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक होगा। हाँ, तो यहाँ पर त्वरण होगा ऋणात्मक, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक। कैसे, देखो आपने ऊपर फेंका,
ऊपर फेंका तो वेग में क्या होगी, कमी होगी, एक लिमिट तक जाकर के वो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक लिमिट तक जाकर रुक जाएगा, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ तक आया है गेंद फेंकने पर, उसके बाद नीचे आएगा तो उसके वेग में क्या होगा, जब ऊपर फेंक रहे तब कमी हो रही है, यानी कि उसके त्वरण में क्या होगा, कमी होगा। अब इसी को इस तरीके से समझना, अब इस वस्तु को हम ऊपर से फेंक रहे हैं, ठीक है ना भाई, ये ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, ध्यान से देखना। अब जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब इसका वेग अभी क्या है, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u है, और जो कि क्या है, शून्य है, अभी फेंके नहीं है उसे, अभी पकड़े हो ना, तो उसका वेग क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है। अब जैसे भी इसको छोड़ दिया, अब वो क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो इसका वेग बढ़ेगा, वेग में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे जितना नीचे आते जाएगा इसका वेग में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो यहाँ पर भी त्वरण लगेगा, और त्वरण यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, अब ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे की ओर आया तो इसका वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो इसमें जो त्वरण है वो क्या होगा, प्लस जी, यानी कि पृथ्वी त्वरण यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा काम कर रहा था, तो इसको यहाँ पर जो त्वरण होगा वो क्या होगा, माइनस का जी होगा, क्योंकि ये जस्ट उसका उल्टा अपोजिट काम कर रहा है। यहीं से सोचो, आप नदी में ही तैरते हो, तो जिधर नदी की ढाल है, जैसे ये नदी की ढाल है, अब तुम यहाँ से हो, मत तैरो, कुछ भी मत करो, फिर भी वो नदी अपनी गति के अनुसार आपको बढ़ा के ले जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर अपना भी ताकत लगाते हो, जस्ट उसका दूसरा डबल मतलब बल से, ताकत से आप उसके पार कर लोगे। और इसी को उल्टा आओ, ये धारा ऐसे चल रही है और तुम इधर से आ रहे हो, अब बताना क्या आपका जो नदी की गति है वो क्या वो आपके साथ उल्टा व्यवहार करेगा ना, वो आपको धक्का देने की कोशिश करेगा, जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे वो आपको पीछे फिर धक्केने की कोशिश करेगा। तो यहीं पर तो वो हो रहा है, आप इस वस्तु को पहले ऊपर खींचे थे, अब धरती क्या कर रही है, उसको नीचे लाने की कोशिश कर रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम होगा। अब इसमें देखो, अब खुद तुम आप उसे नीचे छोड़ रहे हो, तो उसका क्या होगा, वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़ेगा तो उसका त्वरण भी तो बढ़ेगा, क्योंकि धरती उसको और अपनी तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, प्लस जी होगा। समझ में आया, पृथ्वी त्वरण कैसे प्लस जी हुआ और यहाँ पर कैसे माइनस हुआ। अब आप गति के समीकरण पढ़े हैं, अब इसके अनुसार गति का प्रथम समीकरण, इसके अनुसार, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता था, u बराबर ए v बराबर u प्लस ए टी, इतना होता था। लेकिन अब इस ए की जगह में क्या रखूंगा, माइनस जी, अगर मैं इस ए की जगह माइनस जी रखूंगा तो क्या ये पूरा माइनस जी टी बनेगा क्या। तो इस तरीके से गुरुत्व के अधीन भी त्वरण निकलता है, गति का समीकरण निकलता है, तो उसका ये फार्मूला लगता है। और अगर आपको त्वरण दिया रहेगा तो इस वाले फार्मूला में फिट करना, गुरुत्वीय त्वरण दिया रहेगा तो, और त्वरण बस दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला में फिट करना। ये माइनस कैसे हुआ समझ में आया ना, प्लस और माइनस का गुणा इतना, ये तो गति का प्रथम समीकरण हो गया। अगर हम गति का द्वितीय समीकरण निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी का वर्ग, तो फिर इस ए की जगह क्या रखना है, माइनस का जी, तो यहाँ अगर मैं जी रखूंगा तो ये फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। इस तरीके से फिर गति का द्वितीय समीकरण निकला। अगर मैं तृतीय समीकरण निकालूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इतना होता है ना। अगर a की जगह फिर मैं क्या रखूं, g, तो ये हो जाएगा आपका g, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस। इस प्रकार इस कंडीशंस में, ये पहली वाली कंडीशंस में जब गुरुत्वीय त्वरण क्या हो, ऋणात्मक हो, तो तीन समीकरण कैसे निकलेगा ये देखिए, समझ में आ गया ना। अब इस वाले कंडीशंस में देखना, अब यहाँ पर अगर हम गति के तीनों समीकरण को निकाले तो पहला समीकरण क्या बोलेगा कि v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी टी। उसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या होगा, s बराबर u टी प्लस हाफ जी टी का वर्ग होगा क्या, और तीसरा क्या होगा, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2gs। अब पहले बताओ ये दोनों चीज अब समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों त्वरण अलग अलग है, तो यहाँ त्वरण की जगह मान रखेंगे, ए का मान इधर माइनस जी, ए का मान इधर प्लस जी। तो इस तरीके से आप गुरुत्वीय त्वरण के अंदर समीकरण, गति के जितने भी समीकरण है वो आप निकाल सकते हो। तो ये निकल गया, समझ में आया यहाँ तक। तो ये कहलाता है आपका गुरुत्व के अधीन गति, और ये गति के उसके अंतर्गत समीकरण। समझ में आया कैसे हुआ, ये धन क्यों हुआ, ऋण क्यों हुआ, समझ में आया, ठीक है ना भाई। अब तो यहाँ पर ये आप परिभाषा लिखे मुक्त पतन। अब यहाँ पर जो मुक्त पतन होता है, तो यहाँ पर एक त्वरण काम कर रहा है जिसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर हम उसका परिभाषा लिखेंगे तो मुक्त पतन में वस्तु के त्वरण को, ये जो मुक्त पतन था, तो अगर उसकी परिभाषा लिखेंगे तो कैसे होगा,
मुक्त पतन में, ये जो मुक्त पतन है ना, लिखे है ना, मुक्त पतन में वस्तु के त्वरण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, समझ में आया ना? जो मुक्त पतन में वस्तु के त्वरण को, अब ये आपका था, ये भी हमारे हाथ में था, अब छोड़ दिए, हमारे हाथ में नहीं है, मुक्त हो गया, आजाद, समझा? तो अब वो किसके सहारे? पृथ्वी के सहारे। तो जो मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और उससे रिलेटेड फिर ये दो समीकरण निकल के आया, गुरुत्वीय त्वरण, और आपको मालूम होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है ना। ये कब की कंडीशन है? धनात्मक वाली कंडीशन है। कब होगा ये? हाँ, ये जब ऊपर से नीचे आएगा तब की कंडीशन है। तूने धनात्मक त्वरण ऋणात्मक त्वरण बताया ना, कि धनात्मक त्वरण वो होता है जो किसी वस्तु समय के साथ उसका वेग बढ़ता है। अब मैं गिराऊं तभी तो समय के साथ वेग बढ़े ना भाई। अगर इस वस्तु को मैं नीचे गिरा दूं तो समय के साथ इसका वेग बढ़ेगा, तब उसका त्वरण क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण। अब इसी को मैं चलो तो फेंकूं, जिस रफ्तार से वो नीचे आए उस रफ्तार से ऊपर नहीं जा पाएगा, जाएगा, समझ में आना। लेकिन पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तब वहां पर गुरुत्वीय त्वरण होगा निगेटिव का। और इसे ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक त्वरण को मंदन। लेकिन यहाँ पर इसको अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। समझ में आया? गुरुत्व के अधीन गति और उसके अंतर्गत पढ़े मुक्त पतन, फ्री बॉल किसे कहते हैं? समझ में आया ना भाई? यदि कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है उसे मुक्त पतन कहते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करेगा तो उसे हम मुक्त पतन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी हमारे कंट्रोल में है। जैसे इसी को देखे ना, ये मार्कर था, अभी मैं पकड़ा हूं, मेरे कंट्रोल में है। जैसे ही मैं इसे छोड़ दूंगा पृथ्वी के अधीन हो जाएगा, तो उसे कहेंगे मुक्त पतन। तो अगला आपका टॉपिक है उच्चतम ऊंचाई, या जिसको बोलते हैं अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो हम इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कोई था वस्तु, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक ना। अब इसको किधर फेंकेंगे? ऊपर की ओर, ये यहाँ तक आ गया, तो इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं? h। जहां तक ये वस्तु गया होगा ऊपर की ओर फेंकने पर, यहाँ तक आया, वो वस्तु कहाँ तक आया? यहाँ तक। उस कंडीशन में इसकी जो प्रारंभिक वेग है कितना है? u दिया है, प्रारंभिक वेग कितना है? u। और यहां तक पहुंचा, और पहुंचने के बाद बिल्कुल नीचे आएगा, कहीं ना कहीं तक ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ? तो मान लेते हैं ये उसकी क्या है? अधिकतम ऊंचाई। इसी को निकालना है, अधिकतम ऊंचाई, अधिक ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई। यहां तक आएगा, आएगा ना भाई? तो अधिकतम ऊंचाई, तो प्रारंभिक वेग क्या था? u। अब जैसे आप इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जो इसे नीचे की ओर खींचने का काम करेगा। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा और उसे क्या करेगा? नीचे की ओर। इस वस्तु को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की ओर लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वस्तु कहीं ना कहीं तक तो जाएगा ऊपर, और वहां तक जाएगा तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग v तो होगा, लेकिन उसका मान क्या होगा? अंतिम वेग क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। अब देखो कैसे शून्य होगा। आपने यहां से इसको ले जाया तो अंतिम वेग मतलब आपने इसको फेंका, तो मान लीजिए कि वो फेंकने के बाद कहां पर पहुंचा? यहां पर। अब वो वहां से क्या होगा? देखो इसका वेग धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी से नीचे की ओर खींच रहा है। तो यहां से फेंका तो एक लिमिट तक गया, तो मान लेते हैं कि वो यहां तक आया, तो यहां पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? शून्य। अगर शून्य नहीं होता, मान लो 2-3 और बचा होता, तो अभी वो और आगे जाता ना, तो अंतिम वेग हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। तो हमने माना कि ये जो वस्तु है वो यहाँ तक आई, और तो प्रारंभिक वेग u था और अंतिम वेग क्या निकल के आया? 0। और गुरुत्वीय त्वरण इसे नीचे की ओर खींच रहा है, यानी कि त्वरण क्या होगा? माइनस का g। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है? आपको प्रश्न में पूछा क्या था? अधिकतम ऊंचाई। तो पहले डायग्राम समझ में आ गया ना? आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो यहां तक आया, और ये उसका क्या था? अंतिम वेग। तो याद रखना हमेशा जो अंतिम वेग होगा या अधिकतम वेग बोलो,
जहां तक उसका वेग था तो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। क्यों हुआ जीरो, समझ में आया ना। उसके बाद जीरो होगा तभी तो फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। कुछ ना कुछ रहा होगा, जैसे यहाँ 10 था, 9 हुआ, 8, 7 था, अंतिम में जाकर के जीरो हो गया। जीरो होगा उसके बाद वो फिर क्या करेगा, नीचे आएगा। ठीक है ना भाई। तो त्वरण क्या होगा, माइनस का जी, अंतिम वेग क्या होगा, जीरो। इसकी प्रारंभिक वेग क्या है, यू, और इसकी हाइट को हमने क्या मान लिया है, एच। इतना समझ में आया ना। तो अब लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है ना, सॉरी, गति का तृतीय समीकरण जी। तब गति के तृतीय समीकरण से, और क्या है गति का तृतीय समीकरण, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना, मान को रखो। गति इसमें अभी नहीं लगाना है, ये अलग प्रश्न है। ठीक है ना भाई, ठीक है ना। गति का तृतीय समीकरण इतना होता है। अब यहाँ पर देखो v का मान कितना है, जीरो, इधर रखो जीरो। u का मान प्रारंभिक वेग u ही है, रहने दो। 2, a का मान कितना है, माइनस का g, अब लगा रहे भाई g को, समझ में आया। तो ये तो पार्ट पूरा जीरो हो गया। u का वर्ग प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो ये कितना बनेगा, 2gs। अब इस माइनस को अगर मैं इधर लाऊंगा प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा 2gs, या ऐसे समझो u का वर्ग बराबर 2gs है ना भाई। अच्छा एक चीज और क्या मिस हो रहा है, हाइट। अच्छा अधिकतम ऊंचाई निकालना था ना, एक मिनट। अच्छा विस्थापन, ये विस्थापन ही तो उसकी ऊंचाई है भाई, यहां से लेकर यहां तक विस्थापित हुआ, ये एस विस्थापन है ना भाई। तो यहाँ पर क्या रखना है, एच, तो यहाँ रखना एच, ये भूल रहे थे, यही तो उसकी अधिकतम ऊंचाई है, एच। क्या रखना है, एच रखना है। हमको क्या निकालना है, अधिकतम ऊंचाई। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं इसको इधर पक्षांतर कर दूं, इसको अगर इधर ला दूं, तो गुणा में है, इधर अगर भाग में होगा, तो एच का मान अगर निकालो तो u का वर्ग अपान 2g, ये है आपका अधिकतम ऊंचाई। और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एस मैक्सिमम, एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई निकालना था ना इसकी, तो कितना निकल के आया, u का वर्ग अपान में 2g। अब आपको इसमें अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा, तो वेग का मान और g का मान दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए निकल के आया है u का वर्ग अपान 2g, अधिकतम ऊंचाई निकल के आया है। ठीक है ना भाई, प्रश्न आप लोग करते रहना, पहले ये देखो इतना समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो इस तरीके से आप अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना।